गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और हम आशा करते हैं आप सकुशल होंगे और उत्साह एकेडमी की ओर से यूट्यूब पर बनाई जाने वाली सारी क्लासें आप देख रहे होंगे। और विद्यार्थी हित में जो उत्साह एकेडमी की ओर से निःशुल्क तो यूट्यूब पे क्लासेस चलाई जा रही है मित्रों, जिसमें हम 2022 का जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसको शामिल कर रहे हैं। और आज 2022 का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसकी हम 19वीं क्लास पे चर्चा करेंगे। कौन सी क्लास पे चर्चा करेंगे? 19वीं। इससे पहले राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चनों को शामिल करते हुए हम लोगों ने 18 क्लास बना ली है और रोज मात्र हम मित्रों 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं विश्लेषण सहित, और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शामिल किया जाता है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से भी और भविष्य में होने वाले एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेगी, तो आपको ध्यान में रखना है। और तो देखिए आज के महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव, यूएनओ के महासचिव जो 18 से 20 अक्टूबर, कब से कब तक? 18 से 20 अक्टूबर, 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर रहे, उनका नाम आपको बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव जो 18 से 20 अक्टूबर हाल ही में पिछले महीने में और भारत की यात्रा पर रहे, तो देखिए एंटोनियो गुटेरेस, यू थांट, डेग एमरसॉल्ट, ग्लैडविन जेब। इनमें से भारत यात्रा पे कौन रहे थे? तो देखिए अभी जो संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव है मित्रों वो है एंटोनियो गुटेरेस। इसका जो सही उत्तर है वो है एंटोनियो गुटेरेस, और यही 18 से 20 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पे रहे। और इन्होंने इस दौरान क्या क्या कार्य किए वो देखिए मित्रों। ये देखिए एंटोनियो गुटेरेस के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी। एंटोनियो गुटेरेस का जो संबंध है वो पुर्तगाल से है, ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और 1 जनवरी 2017 को इन्होंने कार्यभार संभाला यूएनओ महासचिव का। तो ये यूएनओ महासचिव का इन्होंने जो कार्यभार संभाला था मित्रों, आपको ये ध्यान में रखना है, इन्होंने 1 जनवरी 2017 से कार्यभार संभाला। और भारत यात्रा के दौरान गुटेरेस ने क्या क्या किया? सबसे पहले ये मुंबई में स्थित ताज होटल, जिस पर आतंकवादी हमला हुआ था, कसाब ने किया था, तो वो मुंबई के ताज होटल में 26/11 के दौरान जो आतंकी हमले हुए थे और उसमें जो मृतक है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की इन्होंने। तो ताज होटल का इन्होंने दौरा किया जिसमें 26/11 की घटना में जो मृतक है उनको इन्होंने श्रद्धांजलि दी। और देखिए गुटेरेस ने मोदी के साथ गुजरात में एकता नगर केवड़िया में पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली मिशन लाइफ की पुस्तिका लोगो, उस जो मिशन लाइफ है उसकी पुस्तिका, उसका लोगो और उसकी टैगलाइन का शुभारंभ किया। कहां पर किया? एकता नगर केवड़िया में ये मोदी के साथ रहे, जहां पर मिशन लाइफ जो पर्यावरण अनुकूलन जीवन शैली है उसकी जो पुस्तिका है, लोगो है और उसका टैगलाइन का भी इन्होंने शुभारंभ किया। तो गुजरात के एकता नगर केवड़िया में ये पहुंचे। साथ ही गुटेरेस ने भारत के पहले सौर ऊर्जा गांव जो मोडेरा का भी दौरा किया। तो आपको ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भारत का पहला सौर ऊर्जा युक्त गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा युक्त जो गांव है वो मोडेरा है। यहाँ पर भी एंटोनियो गुटेरेस रहे, एकता नगर केवड़िया, साथ ही मुंबई का ताज होटल है, यहाँ पर भी ये पहुंचे। और देखिए मित्रों और जो ऑप्शन थे वो उसमें हमने यू थांट को भी शामिल किया था, जिसमें देखिए यू थांट यूएनओ के पहले एशियाई महासचिव रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि यूएनओ के पहले एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू थांट थे। और डेग हैमरसोल्ड जो कि कांगो शांति मिशन के दौरान हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं कि यूएनओ के किस महासचिव की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? तो कांगो शांति मिशन के दौरान ये हवाई दुर्घटना में मारे गए थे डेग हैमरसोल्ड।
और ग्लेडविन जेब यूएनओ के पहले कार्यवाहक महासचिव रहे हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है मित्रों, ध्यान में रखिए कि यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यवाहक महासचिव कौन रहे हैं, तो ग्लेडविन जेब रहे हैं। डेग हमरशोल्ड की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हुई और यू थाट पहले एशियाई महासचिव है। तो पहले क्वेश्चन के दौरान जिन 4 ऑप्शन को हमने देखा, एंटोनियो गुटेरेस, उनके बारे में भी पूरी जानकारी हमने देखी। बाद में यू थाट, डेग हैमरशोल्ड और ग्लेडविन जेब, इन चारों के बारे में आपको मित्रों ध्यान में रखना है। डेग हैमरशोल्ड हवाई दुर्घटना में से मारे गए थे। यू थाट पहले एशियाई महासचिव है और ग्लेडविन जेब है जो पहले कार्यवाही। इसके साथ साथ एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के रहने वाले हैं, 2017 से यूएनओ में महासचिव के पद पर कार्यरत है। इन्होंने हाल ही में अक्टूबर 2022 में भारत की यात्रा की और यात्रा के दौरान 26/11 के हमले में मारे गए व्यक्ति ताज होटल मुंबई में, वहां इन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और एकता नगर केवड़िया गुजरात में भी ये पहुंचे और जो राजस्थान का पहला भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित जो गांव है, यहां पर भी इन्होंने दौरा किया। तो देखिए आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है। भारतीय मूल के पहले व्यक्ति जिन्हें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, भारतीय मूल के व्यक्ति है और उन्हें ब्रिटेन का नियुक्त किया गया है प्रधानमंत्री, और उनका नाम क्या है देखिए, अरुणा सुब्रमण्यम, ऋषि सुनक, रबाब फातिमा या कसाबा कोरोसी। इनमें से कौन है जिनको ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और वो भारतीय मूल के हैं? मूलतः कहाँ के थे? भारतीय मूल के। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा ऋषि सुनक। तो आपको ध्यान में रखना है, ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है और ये पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है देखिए, ऋषि सुनक यूके के 57वें प्रधानमंत्री, कितने क्रम के हैं? क्रम से इनका नंबर है 97, जिनको राजा चार्ल्स द्वारा नियुक्त किया गया और यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के व्यक्ति हैं। यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के व्यक्ति है ये। और अरुणा सुब्रमण्यम है जो मित्रों वो भारतीय मूल के अमेरिकी वकील है और आपको न्यूयॉर्क जिला जज के लिए भी नामित किया गया है। तो आपको यह ध्यान में रखना है, अरुण सुब्रमण्यम को तो न्यूयॉर्क शहर में जिला जज के रूप में नियुक्त किया गया है जो भारतीय मूल के अमेरिकी वकील है। और ऋषि सुनक है वो यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के व्यक्ति है। और यू थाट के बारे में पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा था, वो पहले व्यक्ति है एशियाई मूल के जिनको यूएनओ के महासचिव बनाया गया। तो यूएनओ के पहले महासचिव जो एशियाई देशों से रहे हैं वो यू थाट है और यूके के प्रधानमंत्री बनने वाले पहले एशियाई मूल के अगर कोई व्यक्ति है तो वो है ऋषि सुनक। और अरुण सुब्रमण्यम है वो भारतीय मूल के है और अमेरिका में वकील है जिनको एक जिला जज के रूप में बनाया गया है न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, और देखिए इनसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। रबाब फातिमा क्या है मित्रों? देखिए रबाब फातिमा बांग्लादेश निवासी है। रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र संघ का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है। तो महासचिव तो यूएनओ का जो महासचिव है वो तो एंटोनियो गुटेरेस है, लेकिन बांग्लादेश की रहने वाली है रबाब फातिमा और इनको यूएनओ संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव है वो नियुक्त किया गया है। और कसाबा कोरोसी हंगरी के राजनयिक कोरोसी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, महासभा का जो हाल ही में जो सत्र चल रहा है मित्रों, महासभा का जिनका आयोजन हर वर्ष सितंबर में किया जाता है और ये 77वां जो सत्र है, इस 77वां जो सत्र के अध्यक्ष जो निर्वाचित किए गए हैं वो किए गए हैं कसाबा कोरोसी को। ये महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। कसाबा कोरोसी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है यूएनओ का जो अंग है महासभा उसके 77वें सत्र के। ठीक है, कसाबा कोरोसी 76वें सत्र के जो अध्यक्ष थे मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद का स्थान लेगी। 76वें सत्र महासभा के 76वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो थे अब्दुल्ला
शाहिद और अब अब्दुल्ला शाहिद की जगह 77वें जो सत्र है उसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है आपके कसाबा कोरोसिको, और ये हंगरी के राजनीतिक है, तो आपको इतना भी ध्यान में रखना है। आगे देखिए, अब भारत से श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 8वें सत्र की अध्यक्ष बनी। भारत से संयुक्त राष्ट्र महासभा की अगर कोई अध्यक्ष रही है तो वो रही है विजयलक्ष्मी पंडित, और विजयलक्ष्मी पंडित को 8वें सत्र की बनाया गया था, 8वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया था। श्री विजयलक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। तो भारत के संदर्भ में अगर अपन देखें तो 8वां जो सत्र था महासभा का, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे विजयलक्ष्मी पंडित, और ये यूएनओ की पहली, यूएनओ का जो अंग है महासभा, उसकी पहली महिला अध्यक्ष भी रही हुई है। तो देखिए अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा क्वेश्चन क्या है मित्रों, जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP 27 जलवायु को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर जो मित्रों शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं COP के नाम से, उसका हाल में जो 27वां आयोजन है वो कहाँ किया गया, मॉस्को, मिस्र, जापान, दुबई। तो COP 27 का आयोजन है वो कहां पर किया गया था, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा मिस्र। कहां पर आयोजित किया गया, मिस्र, और मिस्र में COP 27 का आयोजन किया गया था। तो देखिए 27 के बारे में और विस्तृत जानकारी अपन देखते हैं। सबसे पहले तो आपको पता यह होना चाहिए मित्रों, COP फर्स्ट यानी पहला जो COP का सम्मेलन आयोजित हुआ था वो 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था, और COP 26 पिछला जो आयोजित हुआ था वो 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में आयोजित हुआ था। तो 26वां COP ग्लासगो में आयोजित हुआ 2021 में, पहला हुआ था 1995 में बर्लिन जर्मनी में, और अभी जो 27वां हुआ है ये हुआ है हमारे ये कहां पर हुआ है मित्रों, ये मिस्र में हुआ है। कहां पर आयोजित हुआ है, मिस्र में। तो देखिए COP 27 शर्म अल शेख जो कि मिस्र का एक बहुत बड़ा शहर है, शर्म अल शेख, वहां पर आयोजित हुआ COP 27, और इसकी अध्यक्षता करने वाले थे सामेह सोक्री जो कि मिस्र के विदेश मंत्री है, सामेह सोक्री। इन्होंने COP 27 की अध्यक्षता की थी। COP 28 कहां पर किया जाएगा मित्रों, 2023 में ये UAE यानी दुबई में आयोजित किया जाएगा, यूनाइटेड अरब अमीरात यानी दुबई में इसका आयोजन किया जाएगा 2023 में COP 28। तो आपको ध्यान में रखना है जो COP 26, 27 और 28 स्कॉटलैंड में हुआ ग्लासगो में, ये 27वां हाल में मिस्र में आयोजित किया गया है, और 28वां होगा दुबई में जो 2023 में होगा। तो 2021, 2022 और 2023 आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। और COP जो 8 है मित्रों, ये इसकी मेजबानी नई दिल्ली में भारत के द्वारा की गई थी। तो कई बार ऐसे भी पूछ लेते हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर जो COP सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं उसमें से कौन से क्रम के COP सम्मेलन का आयोजन भारत के द्वारा किया गया था, तो 8वां का, और कहां पर किया गया था, दिल्ली में किया गया था। 26वां ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ, और 27वां शर्म अल शेख मिस्र में, और 28वां जो होगा वो दुबई में होगा। आपको ये ध्यान में रखने हैं जलवायु परिवर्तन को लेकर COP के जो सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं उनके बारे में। अब देखिए आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, तो चौथा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहां आयोजित किया गया। 17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में कहां आयोजित किया गया, तो देखिए मित्रों ऑप्शन इंडोनेशिया में, नई दिल्ली, जापान, फ्रांस। इसका आयोजन कहां पर किया गया, G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ था उसका आयोजन किस स्थान पर हुआ, तो ऑप्शन देखिए इंडोनेशिया, नई दिल्ली, जापान और फ्रांस। तो इसका मित्रों जो आयोजन हुआ था वो तो हुआ था इंडोनेशिया में। कहां पर हुआ था आयोजन, इंडोनेशिया में
17वां G20 शिखर सम्मेलन नवंबर 2022 में जो आयोजित हुआ वो इंडोनेशिया में हुआ। अब देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी क्या है। और मित्रों 18वां G20 शिखर सम्मेलन है वो 2023 में आयोजित किया जाएगा भारत में। आपको पता होना चाहिए अभी जो हाल ही में 17वां G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, तो अब आगे की जो G20 शिखर सम्मेलन की एक साल के लिए जो अध्यक्षता करेगा वो भारत करेगा। तो 2023 में इसका जो शिखर सम्मेलन है वो भारत में आयोजित किया जाएगा, और भारत में भी अगर पूछे तो नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है। तो 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजित होने वाला है, जिसका नई दिल्ली में भारत आयोजन करेगा, और 2023 में भारत इसकी अध्यक्षता भी करेगा। भारत 2023 में इसकी अध्यक्षता करेगा। तो अब एक साल के लिए यानी एक वर्ष के लिए G20 देशों की अध्यक्षता करने वाला देश बन गया है भारत। इंडोनेशिया के बाली में 2022 का G20 का जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, और G20 के वर्तमान अध्यक्ष जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, जोको विडोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। और 2023 के जो G20 शिखर सम्मेलन के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे राष्ट्रपति होंगे द्रौपदी मुर्मू जी। तो देखिए आपको ध्यान में रखना है 18वां G20 शिखर सम्मेलन हमारे नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा 2023 में। और अभी हाल ही में जो 17वां हुआ वो इंडोनेशिया के बाली शहर में हुआ, और जिसके अध्यक्ष थे जोको विडोडो जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति है। आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है। पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां किया गया। पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, इस तरह का ये पहला सम्मेलन हुआ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, और इसका आयोजन 2022 में कहां पर किया गया मित्रों। ऑप्शन देखिए, जापान में किया गया, फ्रांस, दुबई या नई दिल्ली। तो इसका आयोजन कहां पर किया गया था, सही ऑप्शन की आप पहचान कीजिए कि पहला जो होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 वो दुनिया के किस स्थान पर किया गया। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दुबई। क्या होगा, दुबई होगा। और दुबई में पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन अगर आपसे पूछे तो आपका उत्तर होगा UAE यानी दुबई में आयोजित किया गया। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। मानव विकास सूचकांक 2021 के आंकड़े जो अभी हाल ही में जारी किए गए मित्रों, उसमें भारत का स्थान पूछा है। 131वां है, 136वां है, 132वां है या 135वां है। तो इस तरह के आंकड़े बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो मानव विकास सूचकांक 2021 में भारत का जो स्थान रहा मित्रों वो है 132वां। कौन सा स्थान है, 132वां। और इस क्रम में देखिए भारत 191 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है वो 132वां है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर भारत वैसे पिछड़े देशों की श्रेणी में आता है मित्रों, मानव विकास इतना नहीं है। तो 191 देशों की अगर सूची में देखें तो भारत 132वें स्थान पर है, जो वास्तव में बहुत ही नीचा है। और भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो मान है वो है 0.633। तो भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है आपको ध्यान में रखना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तहत 0.633 और स्थान पूछे तो स्थान हो जाएगा 132वां। 2021 के दौरान हमारा स्थान कौन सा है, 132वां। और वर्ष 2020 की अगर अपन मानव विकास की सूची में 0.645 HDI मान के साथ भारत का जो स्थान था वो कितना था, 131वां था, और एक स्थान और गिर गया, यानी अब 132वां हो गया। तो मानव विकास जो सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये हमें बता रही है कि मानव विकास की दृष्टि से भारत पिछड़ रहा है। भारत की जो स्थिति है वो 2020 की तुलना में गिरी है। अब स्थान 132वां हुआ है, पहले 131वां था। पहले मान 0.645 था, अब 0.633 है जो भारत का HDI मान है। तो देखिए मित्रों, शीर्ष HDI मान वाला देश है स्विट्जरलैंड, यानी सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक अगर किसी देश का है तो वो स्विट्जरलैंड का है, जिसका HDI मान देखिए कितना है, 0.962 यानी 0.962, जो कि बहुत ज्यादा है मित्रों।
और स्विट्जरलैंड की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत ही हाई है और ये 1 नंबर पे है। 191 देशों की सूची में अगर अपन देखें तो 1 नंबर पे है स्विट्जरलैंड, और भारत का जो स्थान है वो 132वां है, और 2020 के दौरान भारत का जो स्थान था वो 131वां था। तो हालत भारत की और खराब हुई है। अब देखिए और क्या है इसके बारे में। मानव विकास सूचकांक की जो परिकल्पना है वो कहां से आई। तो मानव विकास सूचकांक की परिकल्पना मित्रों पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। सबसे पहले HDI की अगर कल्पना किसी ने की थी तो वो थे पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक, और महबूब उल हक ने सबसे पहले ये सूचकांक दिया था, और पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया। कब जारी किया गया? 1990 में। पहला मानव विकास सूचकांक 1990 में जारी किया गया था, और इसकी गणना 4 संकेतों के उपयोग से की जाती है। इसमें कौन से 4 संकेतों का उपयोग किया जाता है? सबसे पहले तो यह देखा जाता है मित्रों कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है, उस देश की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है। स्कूली शिक्षा का जो औसत वर्ष है वो क्या है स्कूली शिक्षा में, और स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष कितने हैं, और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी है। तो मानव विकास सूचकांक में इन 4 जो संकेत है, इन 4 बिंदुओं को देखकर HDI है उसका आंकलन किया जाता है, जिसमें जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष, स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, ये 4 बिंदु देखे जाते हैं। 2020 के दौरान भारत का स्थान 131वां, और 2021 के दौरान भारत का स्थान कौन सा है मित्रों? 132वां। 132वां आपको ध्यान में रखना है। और टॉप कंट्री कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अंतरराष्ट्रीय जल संघ। अंतरराष्ट्रीय जल संघ की विश्व जल कांग्रेस, अंतरराष्ट्रीय जल संघ और उसकी जो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन है वो कहां किया गया? वो कहां किया गया? तो ऑप्शन देखिए, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया। तो अंतरराष्ट्रीय जल संघ इसका जो विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा डेनमार्क। यानी अंतरराष्ट्रीय जल संघ उसके द्वारा विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया वो डेनमार्क में किया गया। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय जल संघ, अंतरराष्ट्रीय जल संघ की विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का जो आयोजन है 1 से 15 सितंबर 2022 के दौरान डेनमार्क में किया गया। कहां पर किया गया? डेनमार्क में 1 से 15 सितंबर तक 15 दिन तक इसका आयोजन रहा मित्रों। और 2022 का जो विषय था वो था स्मार्ट लिवेबल सिटीज के लिए पानी। स्मार्ट लिवेबल सिटीज के लिए पानी। तो दुनिया के स्मार्ट रहने योग्य जो शहर है उनके लिए हम पानी की व्यवस्था कैसे करें, ऐसा इसका विषय रखा गया था। और इसका आयोजन किया गया था डेनमार्क, विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन जो अंतरराष्ट्रीय जल संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। साथ ही देखिए मित्रों, भारत और डेनमार्क ने भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य पर संयुक्त श्वेत पत्र जारी किया। तो यह महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर भारत में शहरी अपशिष्ट जल परिदृश्य को लेकर संयुक्त श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, या दोनों ने ये श्वेत पत्र जारी किया है। तो एक तो भारत और डेनमार्क। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो डेनमार्क में। और इसका जो सब्जेक्ट था, विषय था, वो था स्मार्ट लिवेबल सिटीज के लिए पानी। अगला क्वेश्चन क्या है मित्रों? देखिए ये देखिए आज का 8वां क्वेश्चन। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो 65वें क्रम का था उसका आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन देखिए, कनाडा में, अमेरिका में, भारत में या न्यूयॉर्क में। इसका आयोजन कहां पर किया गया मित्रों? तो देखिए इसका आयोजन किया गया था कनाडा में। कहां पर आयोजन किया गया था? कनाडा में। तो कनाडा में 65वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है। और इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो आपको ध्यान में रखना है लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा के सभापति
जगदीप धनखड़ साहब हमारे झुंझुनू के रहने वाले हैं, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हमारे कोटा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। तो दोनों ही लोकसभा और राज्यसभा के उच्च पदों पर आसीन राजस्थान से व्यक्तित्व है, आपको ध्यान में रखना है। लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के पदेन सभापति वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे राजस्थान से है, झुंझुनू से। तो आपको ध्यान में रखना है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले थे हमारे ओम बिरला। देखिए आज का 9वां क्वेश्चन क्या है। हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है, वो कौन बने मित्रों, ये बताना है आपको। देखो हाल ही में दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो मैक रदरफोर्ड। सी ऑप्शन क्या होगा? मैक रदरफोर्ड है, वो दुनिया में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति है। तो देखिए रदरफोर्ड के बारे में और क्या है। 17 वर्षीय मैक रदरफोर्ड, मात्र 17 वर्ष के मैक रदरफोर्ड पूरी दुनिया की अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट बने हैं। और रदरफोर्ड ने देखिए मित्रों 150 घंटे की उड़ान भरी। 17 वर्षीय बालक पायलट जिसने 150 घंटे की उड़ान भरी, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पहले पायलट है। ऐसा करने वाले ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पायलट है जिन्होंने 150 घंटे की उड़ान भरी। तो आपको ध्यान में रखना है। ये देखिए मित्रों आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश है? तो देखिए 30, 28, 32 या 25। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश है ये आपको बताना है। और नाटो एक तरीके से अमेरिका और उसके सहयोगी और उसके हितैषी देशों का एक सैनिक संगठन है मित्रों। ये एक सैनिक ट्रीटी है जिसमें वर्तमान में कितने देश हैं? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन है वो है 32। वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश है? तो नाटो में वर्तमान में 32 यानी 32 सदस्य देश है। तो देखिए नाटो के बारे में और महत्वपूर्ण जानकारी क्या क्या है। स्वीडन और फिनलैंड, अभी हाल में स्वीडन और फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो के सदस्य देशों की संख्या 30 से बढ़कर कितनी हो गई मित्रों? 32 हो गई। तो पहले कितनी थी? 30। और स्वीडन और फिनलैंड, आपको ये ध्यान में रखना है, स्वीडन और फिनलैंड हाल ही में कौन से दो नए देश है जो नाटो में शामिल हुए? तो स्वीडन और फिनलैंड। तो इनके शामिल होने के बाद 30 से सदस्य संख्या कितनी होगी? 32। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो का पूरा नाम क्या है? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। नाटो 30 यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक सैन्य गठबंधन है। यानी यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका के जो देश है उनका ये एक तरह का सैन्य गठबंधन है, सैन्य संगठन है। रूसी आक्रमण के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1949 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसके खिलाफ, इसके विरुद्ध जो यूएसएसआर है, सोवियत संघ ने वार्सा जो पैक्ट है उसका एक तरीके से गठन किया था, ये वो संगठन बनाया था। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया एक सैन्य गठबंधन है मित्रों, जिसमें यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो देश है उनको शामिल किया गया है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या है जो 32 है, आपको ध्यान में रखनी है। और 32 स्वीडन और फिनलैंड के मिलने से हुई है, इससे पहले 30 थी। तो आपको ये ध्यान में रखना है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। और देखिए नाटो, और जो नाटो का नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो की जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और नाटो का जो मुख्यालय है वो आपको ध्यान में रखना है मित्रों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरीके से उत्साह एकेडमी की ओर से चलाई जाने वाली जो ये सीरीज है मित्रों 2022 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, उसकी ये आज 19वीं क्लास थी जिसपे हम लोगों ने चर्चा की महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों को जो अंतरराष्ट्रीय करंट जीके से संबंध रखते हैं, और उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेते हुए उनका हम लोगों ने एक तरीके से विश्लेषण किया और विस्तार से विश्लेषण किया। उससे संबंधित बहुत सारे और फैक्ट हम लोगों ने देखे, और ऐसी और बहुत सारी क्लासें देखने के लिए आप उत्साह एकेडमी का जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें मित्रों। क्लास देखने के बाद ये जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी, और अगर किसी भी तरह की त्रुटि रह जाती है तो उससे भी आप हमें अवगत कराइए ताकि और बेहतर सुधार किया जा सके। धन्यवाद, थैंक यू।